आइए दोस्तों, पढ़ते हैं मौर्य काल। लेकिन मौर्य काल पढ़ने से पहले नंद वंश को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि नंद वंश के उत्थान और नंद वंश के पतन में मौर्य काल का उदय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए दोस्तों, पहले हम नंद वंश के बारे में पृष्ठभूमि से जान जाते हैं कि कुछ प्रश्नोत्तर प्रश्न नंद वंश से उठाता है। आइए चलते हैं नंद वंश। नंद वंश से सीधा यहाँ से क्वेश्चन उठाता है कि नंद वंश के संस्थापक कौन था। संस्थापक नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। कौन था? महापद्मनंद। महापद्मनंद। यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद। आइए अब देखते हैं कि महापद्मनंद क्या क्या उपाधियां मिली हुई थी पुराणों में, क्या क्या इनको उपाधियां मिला हुआ है, ये पहले जान जाते हैं। इनको क्या क्या उपाधि वर्णन है। उपाधि, पहला उपाधि इनको मिलता है उग्रसेन। उग्रसेन इनको अत्यधिक उग्र स्वभाव होने के कारण इसे उग्रसेन कहा गया, क्योंकि ये बहुत ही क्रूर था, अत्याचारी था, बहुत ही घमंडी था, इसलिए इसे उग्रसेन कहा गया। ये उग्र स्वभाव होने के कारण, उग्र स्वभाव होने के कारण इसे उग्रसेन कहा गया। और दूसरा मिलता है इसे उपाधि अग्रसेन। दूसरा उपाधि मिलता है अग्रसेन। अनगिनत सेना के मालिक होने के कारण इसे अग्रसेन कहा गया। अनगिनत सेना के मालिक होने के कारण इसे अग्रसेन। इसे ऐसे याद रखिएगा, उग्रसेन मतलब तेज स्वभाव वाला, चंचल स्वभाव वाला। अग्र माने आगे, सेन माने सेना। अग्र माने अनगिनत सेना के मालिक होने के कारण इसे अग्रसेन कहा गया। अब इसे शपथ क्या लिया था इसने? महापद्मनंद की एक और वर्णन आता है, इसने शपथ क्या लिया था? शपथ इसने ये लिया था कि हम धरती को क्षत्रियों से विहीन कर देंगे। इस धरती को क्षत्रियों से विहीन करना। इसे एक शपथ यही लिया था कि इस धरती को क्षत्रियों से विहीन करना। इसे उदाहरण में पुराणों में इसे परशुराम की संज्ञा दिया जाता है। पुराणों में परशुराम की भांति इसे ध्यान रखिएगा। परशुराम की भांति। फिर से हम रिपीट कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठा देता है कि नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद और उपाधि को उग्रसेन मतलब उग्र माने तेज स्वभाव वाला, कड़क वाला, तेज शासक को उग्र हम कहते हैं। उग्रसेन मतलब उग्र स्वभाव होने के कारण उग्रसेन कहा गया। और अग्रसेन मान अनगिनत सेना के मालिक होने के कारण इसे अग्रसेन कहा गया। और शपथ ने इसने इस धरती को क्षत्रियों से भिन्न करने की शपथ लिया था। बहुत ही घमंडी शासक था और पुराणों में परशुराम की भांति इसे बताया गया है। अब यह हाथी गुफा अभिलेख, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है। हाथी गुफा अभिलेख।
हाथी गुफा अभिलेख में इसे कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। इसने महापद मनन ने कलिंग विजय किया था। हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। कलिंग उस समय, कलिंग के शासक थे खारवेल। कलिंग एक महत्वपूर्ण स्वतंत्र एक राज्य हुआ करता था अपने जमाने में, क्योंकि खारवेल जो थे कलिंग के। यहाँ से क्वेश्चन और भी निकलता है कि कलिंग शासक खारवेल एक स्वतंत्र राजा थे, स्वतंत्र अपने राज्य चलाते थे, और इनको जितना एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन महापद मनन ने कलिंग का भी विजय, हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग विजय का भी उल्लेख मिलता है। और यहाँ से नंदों के साम्राज्य विस्तार अब देख लेते हैं कि इसने नंदों का कहाँ तक साम्राज्य विस्तार था, क्योंकि बड़ी सेना के कम से कम कहा जाता है, इतिहास लिखता है कि नंदों में कम से कम 2 लाख पैदल सैनिक थे और 2000-3000 के लमसम घुड़सवार थे। बहुत बड़ी सेना लेकर नंदों की सेना बहुत विख्यात है इतिहास में। इसलिए आइए थे इसका साम्राज्य विस्तार कहाँ तक था देखते हैं। नंदों का विस्तार, नंदों का साम्राज्य विस्तार व्यास नदी तक था। नंदों का साम्राज्य विस्तार व्यास नदी तक था। व्यास नदी तक पूरी गंगा की घाटी में इसका साम्राज्य विस्तार था। और आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा कि मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया या इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और हमें अब इसको मिटाएंगे। ये बहुत एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें से क्वेश्चन निकाल लेता है कभी कभी कि नंद वंश के संस्थापक महापद मनन उपाधि अग्रसेन, उग्र स्वभाव होने के कारण अग्रसेन, अनगिनत सेना के मालिक होने के कारण, और शपथ इन्होंने क्या लिया था, इस धरती को क्षत्रियों से विहीन करना। और पुराणों में परशुराम की संज्ञा इसे दी गई है। और हाथी गुफा अभिलेख बहुत बार वर्णन मिलता है कि हाथी गुफा अभिलेख कलिंग विजय का वर्णन मिलता है कि हाथी गुफा अभिलेख में लिखता है कि उसने कलिंग को फतह किया था 2 लाख सेना लेकर। और कलिंग उस समय खनिजों की दृष्टि से बहुत बड़ा उसमें खनिज था, हर दृष्टि से कलिंग अच्छा था, स्वतंत्र था। लेकिन महापद मनन ने कलिंग को भी फतह किया था। कलिंग शासक खारवेल, नंदों का साम्राज्य विस्तार व्यास नदी तक, गंगा की घाटी पूरे उसके कब्जे में थी। और इस तरह से आप देख सकते हैं। और हम इसको मिटाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी किताब लेकर बैठिए, कॉपी कलम इसको नोट करिएगा और इसको हम मिटाते हैं। अब आइए नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के विषय में जानते हैं कि महापद मनन तो प्रथम संस्थापक थे, लेकिन इसके बाद और भी हुए, लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित नहीं हुए अपने इतिहास की दृष्टि से। और अंतिम शासक घनानंद ही नहीं, बहुत बड़ी उसको अपने कमान संभाला। और आइए घनानंद के बारे में जानते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। आइए दोस्तों घनानंद के बारे में जानते हैं। घनानंद के बारे में, घनानंद इसलिए इसको कहा गया क्योंकि अतुल धन संपदा होने के कारण, अतुल धन संपदा होने के कारण
होने के कारण इसे घनानंद कहा गया। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। एक और यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यहाँ से नंद वंश का यह अंतिम शासक, नंद वंश का यह अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नंदों के अत्याचारों का वर्णन कहाँ मिलता है? नंदों की सेना बहुत अत्याचारी थी, ये इतिहास लिखता है। तो नंदों के अत्याचारों का वर्णन, नंदों का अत्याचारों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो नंदों का अत्याचारों का वर्णन एक किताब है मुद्रा राक्षस, इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत बड़ी किताब है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में यह मिलता है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त भी ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त है। मुद्रा राक्षस में नंदों के अत्याचारों का वर्णन मिलता है कि नंद वंश ने कितने अत्याचार किए, बहुत ही अत्याचारी शासक था इसका लेखक। मुद्रा राक्षस एक संस्कृत में लिखा हुआ नाटक है। यह संस्कृत में, यहाँ से एक क्वेश्चन मिलता है, यह संस्कृत में लिखा हुआ यह नाटक है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल कर आता है कि इसकी रचना कब हुई? तो अनुमान में गुप्त काल में, क्योंकि 6ठी या 4ठी शताब्दी में इसकी सुस्पष्ट कहीं भी इसका इतिहास में ये नहीं मिलता है ईस्वी में कि कहाँ कब इसकी रचना हुई, लेकिन अनुमानतः इसे इतिहासकारों ने गुप्त काल में माना है। तो इसकी रचना गुप्त काल में इसे माना गया है। मुद्रा राक्षस, नंदों का अत्याचारों का वर्णन मुद्रा राक्षस में संस्कृत में लिखा गया नाटक है। ये इसमें नायक और नायिका नहीं है, नायिका विहीन यह किताब है। मुद्रा राक्षस, इसमें नायिका या नायिका विहीन है। इसमें नायक और नायिका का कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है, नायिका नायिका है ही नहीं, मान के चलिए। मुद्रा राक्षस नंदों को क्षत्रिय कहा है। मुद्रा राक्षस नंदों को क्षत्रिय कहा है। मुद्रा राक्षस नंदों को क्षत्रिय कहा है। और एक और इस पर कहीं कहीं क्वेश्चन उठा देता है कि मुद्रा राक्षस यह एक भारत का प्रथम जासूसी किताब है। प्रथम जासूसी या कह लीजिए ग्रंथ है। इस तरह से अब इसको नोट कर लीजिए, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम निकल जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया इसमें कि क्या क्या घनानंद के और नंद वंश के बारे में क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इस तरह से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया, कॉपी में इसे नोट कर लीजिए, हम निकालने जा रहे हैं। एक और वर्णन मिलता है चंद्रगुप्त, जैसा कि कहानी में आप लोगों को हम बता दें कि घनानंद को हराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका चाणक्य को जाता है। और चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराकर
अपने मौर्य वंश की स्थापना की। तो आइए चाणक्य को क्या क्या कहा जाता है, चाणक्य के बारे में भी दो शब्द लिख देते हैं। चाणक्य, चाणक्य के 3 नाम है, एक चाणक्य, दूसरा कौटिल्य और तीसरा इनको विष्णुगुप्त कहा जाता है। विष्णुगुप्त कहा जाता है। यही अर्थशास्त्र के लेखक है। इनकी किताब है अर्थशास्त्र, जो राजनीति और के विषयों पर ज्यादा प्रकाश डालता है। चंद्रगुप्त मौर्य को एक और एग्जाम ऑफ से एक और क्वेश्चन आता है कि पुराणों में या बौद्ध या जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है। एक शब्द याद रखिए, वृषभ। चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। वृषभ मतलब होता है निम्न कुल का उत्पन्न, निम्न कुल में क्षुद्र जाति, इसे कहते हैं शूद्र या निम्न कुल का, निम्न कुल का। अब आते हैं विदेशी आक्रमण। घनानंद के समय में विदेशी आक्रमण बहुत हुआ करता था। तो आइए विदेशी आक्रमण के बारे में जान लेते हैं कि विदेशी आक्रमण कब कब हुआ। तो विदेशी आक्रमण सबसे पहले यूनानी आक्रमण हुआ। यूनान से आते थे यूनानी आक्रमण 325 या 26 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर आया था। सबसे पहले आक्रमण किया इसे नंद वंश के घनानंद के शासनकाल में अलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। इसे ही हम सिकंदर महान कहते हैं। सिकंदर का आगे महान शब्द इसलिए जुड़ा है क्योंकि सिकंदर लगभग पूरा विश्व जीत कर भारत आया था। इसकी कहानी कभी और दिन हम लेकर आएंगे। इसका आक्रमण है 326 से 25 BC ईसा पूर्व, इसका ये शासनकाल है। इसने जो भाग जीता सिकंदर द्वारा जीते गए प्रदेश, जीते गए भाग काबुल, गंधार, बैक्टीरिया, इसे और भी कई जीता था सिकंदर ने, लेकिन बहुत एग्जाम में यह बहुत ज्यादा हो गया है। इसने इस भाग को मोटा मोटी जान ले जीता गया था। और भारत में हिंदू कुश नामक पर्वत को पार करके भारत आया था। एक और क्वेश्चन उठाता है यहाँ से कि भारत किस मार्ग से वो आया था। हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के इर्द गिर्द हिंदू कुश, उस समय हिंदू कुश कहा जाता है। आज के डेट में हिमालय के पार से भारत आने का रास्ता यहाँ से लोग आते थे। यहाँ से जो भी यूनानी या आक्रमण करने के लाते थे, यह रास्ता बहुत सुगम होता था। इसीलिए हिंदू कुश पर्वत उस समय यूनानी इतिहासकार या भारतीय इतिहासकार हिंदू कुश पर्वत से नाम से इसे जानते हैं। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे पीछे बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमने जो एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उस तरह से क्वेश्चन हमने
आपको बता दिए हैं और हम मिटाएंगे इसे। कॉपी लेकर इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, मुझे ऐसा है। और इस तरह से हम मिटाते हैं इसे। और आइए एक और क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी उठाता है कि तक्षशिला का शासक था, तक्षशिला का शासक अम्भी। यह ऐसा शासक था जो सिकंदर जब आक्रमण किया तो बिना युद्ध ही लड़े ही यह आत्मसमर्पण कर दिया। बिना युद्ध लड़े, बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण किया। बिना युद्ध लड़े ही यह आत्मसमर्पण कर दिया अम्भी। और बहुत ही धूर्त राजा था। इसने सिकंदर के साथ मिलकर बहुत बड़ी भारत के साथ साजिश रचा करता था। तो प्रथम इसे देशद्रोही शासक भी कह सकते हैं। यह भारत का प्रथम देशद्रोही शासक इसे कह सकते हैं। एक और क्वेश्चन उठाता है कि झेलम और चिनाब, एक उदाहरण के तौर पर दे देते हैं। जिसे मान लीजिए चिनाब है और ये मान लीजिए झेलम है। इसी के बीच में, इसी के एक द्वाब बीच वाला क्षेत्र को हम द्वाब के नाम से जानते हैं। इसी द्वाब में पुरु नाम का एक राज्य था। पुरु एक राज्य था और यहाँ के राजा राजा होता था पोरस, जिसे हम इतिहास में पोरस कहते हैं। पोरस यह अकेला ही स्वतंत्र यहाँ का राजा था पोरस। और इसी पोरस के साथ सिकंदर अलेक्जेंडर ने युद्ध किया। सिकंदर और पोरस के साथ एक युद्ध हुआ जिसे हम हाइडेस्पीच या विस्तस्ता का युद्ध कहा जाता है। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि इस युद्ध को किस नाम से जानते हैं। तो हाइडेस्पीच और इसी ही युद्ध को वितस्ता के नाम से जानते हैं। यूनानी इतिहासकार इसे हाइडेस्पीच कहते हैं और भारतीय इतिहासकार इसे वितस्ता के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो पोरस और सिकंदर के युद्ध लड़े गए किसी और हम वीडियो में इसकी चर्चा जरूर करेंगे। तब तक लिए अब समय कह रहा है कि हमें चलना चाहिए, समय की कमी है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इस तरह से हम चलते हैं। धन्यवाद।